पिछली क्लास में हम राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और प्रजामंडल आंदोलनों की पृष्ठभूमि समझते हुए हमने बाद में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया और जिन राजनीतिक संस्थाओं का राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के यानी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जिन राजनीतिक संगठनों का सरोकार रहा उनके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद हमने जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, कोटा और हाड़ौती प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में देखा। अब कुछ जो प्रजामंडल बचे हुए हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ यहाँ बात करना चाहूँगा। तो एक प्रजामंडल का नाम हमारे सामने आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में, लेकिन इससे पहले बीकानेर में कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी घटित हुई या कुछ राजनीतिक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम जाते हैं। समय था 1907 का, जब कन्हैयालाल ढुंड और स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढुंड और स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 में एक संगठन बनाया गया और वो जो संगठन था उसका नाम था सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा। और सर्वहितकारिणी सभा वहां सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको पढ़ाई कराने के उद्देश्य से या उनको अध्ययन में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इस सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा हरिजनों के उद्धार के लिए कबीर पाठशाला खोली गई और महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्री पाठशाला भी यहां पे खोली गई। तो ये बीकानेर क्षेत्र में राजनीतिक जागृति की शुरुआत यहां से मानी जाती है। उसके बाद नाम आता है चंदनमल बहड़ और वही आपके स्वामी गोपाल दास। इन दोनों लोगों के द्वारा जो चूरू धर्म स्तूप था, चूरू में एक स्थान है धर्म स्तूप, चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। किसके द्वारा? तो आंसर होगा आपका चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। उसके बाद आता है आपका 1936 और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल का गठन किया जाता है और किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा मघाराम वैद्य के द्वारा इस प्रजामंडल का गठन किया गया। आगे अगर हम देखते हैं तो 1942 में एक और संगठन बनता है जिसका नाम है बीकानेर राज्य लोक परिषद या प्रजा परिषद, एक ही बात है। किसके द्वारा स्थापित किया गया यह संगठन? तो आंसर होगा कि रघुवर दयाल गोयल के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। रघुवर दयाल गोयल के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। इस बीकानेर राज्य लोक परिषद का सम्मेलन चल रहा था। इस बीकानेर राज्य लोक परिषद का सम्मेलन चल रहा था और लोग बाग जो है वो जुलूस के रूप में शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहां पे कर रहे थे गंगानगर के अंदर। तो गंगानगर के अंदर जब ये शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा था, गंगापुर में एक जगह है रायसिंह नगर। रायसिंह नगर कहां पे है ये है गंगानगर में। गंगानगर के रायसिंह नगर में जब बीकानेर राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था तो यहां इस सम्मेलन के ऊपर या इस जुलूस के ऊपर हो जाती है गोलीबारी। और इस जुलूस के ऊपर जब गोलीबारी हुई तो यहां एक प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता जिनका नाम था बीरबल सिंह। बीरबल सिंह यहां पे शहीद हो जाते हैं। बीरबल सिंह यहां पे शहीद हो जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि साहब 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा बीरबल दिवस का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि साहब बीरबल दिवस किस आंदोलन से संबंधित है, किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो आंसर होगा
बीकानेर प्रजामंडल। और बीरबल दिवस कब मनाया गया? तो 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बीकानेर प्रजामंडल के दौरान मनाया गया। तो 1936 में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1942 में प्रजामंडल को नए तरीके से मॉडिफाई किया गया बीकानेर राज्य लोक परिषद के रूप में। यह आपका बीकानेर प्रजामंडल था। आगे अगले प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं तो एक प्रजामंडल आपका आता है जिसका नाम है धौलपुर प्रजामंडल। और धौलपुर प्रजामंडल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो आंसर था कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक है इंदुलाल जौहरी। इन लोगों के द्वारा इस प्रजामंडल का गठन किया गया। समय आया मार्च 1947 का। प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा था, शांतिपूर्वक जुलूस में लोगों ने हिस्सा लिया और गांव था तसीमो गांव। तो धौलपुर के तसीमो गांव में प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा एक सम्मेलन के अंदर भाग लिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। तसीमो गांव में पुलिस अधिकारियों के द्वारा गोलीबारी की गई और यहां पे 2 व्यक्ति शहीद हुए। एक का नाम था छतर सिंह और एक का नाम था पंचम सिंह। तो छतर सिंह और पंचम सिंह के शहीद होने की घटना जो मार्च 1947 की है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, तसीमो गांव की यह घटना है। इसीलिए इसी घटनाक्रम को तसीमो हत्याकांड या तसीमो घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि तसीमो घटना या तसीमो हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आंसर होगा धौलपुर प्रजामंडल से तसीमो हत्याकांड का संबंध है। अगला प्रजामंडल हम देखेंगे सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल के बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि 1939 में सिरोही प्रजामंडल बना था, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1939 में बना था। लेकिन पहले, इससे पहले भी जो है वो बंबई के अंदर इसका गठन जो है वो किया जा चुका था। तो 1934 में पहली बार इस प्रजामंडल का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो आंसर है वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा इस प्रजामंडल का गठन कर दिया गया था। और कहां किया गया था? तो आंसर है इसका गठन बंबई में किया गया था। लेकिन चूंकि ये आंदोलन जो है, ये प्रजामंडल जो है वो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता साबित नहीं कर पाया, इसीलिए बाद में 1939 में इस प्रजामंडल को नए तरीके से फिर से दोबारा बनाया गया। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी रही? तो आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा भवानी शंकर शर्मा, भीम शंकर द्विवेदी, कई सारे लोग इसके अंदर आकर जुड़े। महिलाएं भी, काशीबेन, अमलाबेन, कई सारी महिलाओं ने भी इस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा आएगा? गोकुल भाई भट्ट का यहाँ पे योगदान आएगा। और यहाँ से सिरोही प्रजामंडल से सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया गया। सिरोही संदेश समाचार पत्र का संपादन कहां से किया गया? तो आंसर होगा आपका सिरोही प्रजामंडल से किया गया। आगे सिरोही प्रजामंडल के बाद अगर मैं अगली बात करूं तो हमारे सामने आता है किशनगढ़ प्रजामंडल। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में होती है। और मैंने आपको बताया था कि कांतिलाल चौथानी के द्वारा, कांतिलाल चौथानी के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया जमाल शाह को। क्या बनाया गया? जमाल शाह को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। अगली बात, महमूद, अगला नाम है महमूद। और इस महमूद को बनाया गया इस प्रजामंडल का मंत्री। अब किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि किशनगढ़ प्रजामंडल में जमाल शाह और महमूद, इन दोनों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किशनगढ़ प्रजामंडल का निर्माण तो या गठन तो महत्वपूर्ण रूप से कांतिलाल चौथानी के द्वारा किया गया, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जमाल शाह को। और मंत्री किसे बनाया गया? तो मंत्री बनाया गया महमूद को। आगे अगर हम बात करें तो साथ एक आता है आपका भरतपुर प्रजामंडल।
1938 में भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। इसमें नाम आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, कई सारे नाम हमारे सामने यहां पे आते हैं। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ने की हमें इसलिए यह आवश्यकता है कि भरतपुर प्रजामंडल से एक पत्रिका का संपादन किया जाता था, जिसके बारे में एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और भरतपुर से जिस पत्रिका का संपादन किया गया उसका नाम था वैभव। तो वैभव नामक पत्रिका या पत्र या समाचार पत्र का प्रकाशन किस प्रजामंडल से किया जाता था? तो आंसर होगा आपका भरतपुर प्रजामंडल से वैभव नामक समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन किया जाता था। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान में कई बार पूछा जाता है, उसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भोगीलाल पांड्या इसके गठनकर्ता थे, भोगीलाल पांड्या। इसके अलावा मास्टर शिवराम कोटड़िया, हरिभाऊ किंकर, कई सारे लोगों का यहां पे समर्थन प्राप्त था। स्पेशली 1944 में भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में और शिवराम कोटड़िया के नेतृत्व में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब डूंगरपुर प्रजामंडल को पढ़ने के लिए हमें यहाँ के एक वातावरण के बारे में देखना पड़ेगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल के सदस्यों के साथ क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटित हुई, और इन घटनाओं को कई बार राजस्थान के इतिहास में पूछ लिया जाता है। तो एक घटना है शेर कटारा, डूंगरपुर में ये स्थान का नाम है। यह घटना हुई 1946 में। एक घटना है पूनावाड़ा, यह घटना हुई 1947 में। और रास्तापाल कांड यह घटना हुई 1947 में। और तीनों ही घटनाओं का संबंध किससे है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से इसका सरोकार है। शेर कटारा घटना क्या थी? शेर कटारा घटना यह थी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग पढ़े, और डूंगरपुर बांसवाड़ा स्पेशली जो है वो ट्राइबल एरिया है, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये लोग पढ़े और अपने अधिकारों को जाने, क्योंकि अंग्रेज इनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। तो इन लोगों के अंदर जब राजनीतिक चेतना जागृत हुई, और यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे या जो समझदार लोग थे, सामाजिक दृष्टि से मजबूत, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया इन गांव वालों को या इन जनजाति लोगों को, ताकि इनके अंदर राजनीतिक चेतना आए, इसलिए इनको पढ़ाना चाहा। लेकिन अंग्रेज सरकार क्या चाहती थी कि ये लोग अनपढ़ रहे, ताकि इनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं मिले। तो यहां पे क्या हुआ कि देवाराम नामक एक व्यक्ति था, कई जगह देवालाल भी मिलता है, वो देवाराम या देवालाल नामक व्यक्ति यहां पे अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ शेर कटारा गांव के अंदर अध्यापन कार्य करवा रहा था। उसने स्कूल खोल रखी थी। अंग्रेज यहां आते हैं और इस देवाराम की जो है वो यहां पे हत्या कर दी जाती है। तो यह घटनाकांड बनता है आपका शेर कटारा कांड। यहां एक दूसरा कारण भी होता है कि यहां पे गांव में अकाल पड़ने के बावजूद भी यहां जबरन कर वसूल किया जा रहा था, और उसका विरोध देवाराम ने किया, और देवाराम के अंग्रेजों ने यहां पे हत्या कर दी। दूसरा सेम ऐसा ही है, यहां भी अंग्रेजों ने जब यहां गांव के अंदर स्कूल्स वगैरह खोल रखे थे गांव वाले लोगों ने, तो उनके ऊपर यहां पे अत्याचार किए गए, और यहां भी अंग्रेजों की द्वारा गोलीबारी की गई, और पूनावाड़ा गांव के अध्यापक की यहां पे हत्या कर दी गई। तो शेर कटारा और पूनावाड़ा ये दोनों कांड कहां संबंधित है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यहां की जो घटना है आपने बचपन में 6वीं 7वीं 5वीं किसी भी किताब के अंदर पढ़ी होगी। जब भी राजस्थान में या भारत में महिला सशक्तिकरण की बात आती है या महिलाओं के योगदान की अगर बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो हमारे सामने एक बालिका का नाम सबसे ऊपर होता है, जिसका नाम है कालीबाई। दोस्तों, ये रास्तापाल जो कांड है ये कालीबाई के जीवन से ही संबंधित है, और कालीबाई को राजस्थान में या भारत में इतिहास में इतना स्थान जो प्राप्त हुआ वो रास्तापाल कांड से ही माना जाता है। बताया जाता है कि स्कूल चल रही थी, अंग्रेज आते हैं और उस स्कूल को बंद कराने की बात करते हैं। तो यहां 2 अध्यापक थे, एक का नाम था नानजीबाई खांट और दूसरा है सेंगा भाई।
अंग्रेज आते हैं और इस विद्यालय को बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन विद्यालय को बंद नहीं किया जाता है। इसलिए नानजी भाई खांट की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है और सेंगा भाई जो दूसरे अध्यापक बचे हुए थे, इनको ट्रक के पीछे बांधकर या अपनी जीप के पीछे बांधकर अंग्रेजों के द्वारा घसीटा जाता है। तो यहाँ इनकी एक शिष्या आती है जिसका नाम है कालीबाई, और कालीबाई अपने आत्मिक बलिदान देती है, अपना बलिदान देती है, लेकिन अध्यापक की हत्या होने से यहाँ पे बचा लेती है। इसलिए माना जाता है कि साहब ये जो कालीबाई थी और नानजी भाई खांट थे, इन दोनों की जो समाधि हुई है, इन दोनों का जो अंतिम संस्कार हुआ, तो वो ये हुआ डूंगरपुर में गेप सागर झील के किनारे पे। डूंगरपुर में जो गेप सागर झील है, इस गेप सागर झील के किनारे पे सुरपुर गांव है। उस सुरपुर गांव के अंदर कालीबाई और नानजी भाई खांट की जो है वो समाधि यानी कि स्मारक इनका बना हुआ है और वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब हम सबसे लास्ट जो प्रजामंडल बचा हुआ है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। उसका नाम है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किया गया। और गठन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर था मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल से एक व्यक्तित्व काफी प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम सबसे अग्रणी और सबसे सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनका नाम था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई जैसलमेर के जो प्रशासन था उस प्रशासन के खिलाफ यानी कि राजा के खिलाफ, और उसमें नाम आता है आजादी के दीवाने। कुछ पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई आजादी के दीवाने। एक पुस्तक थी जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज। और एक पुस्तक थी रघुवीर सिंह का मुकदमा। रघुवीर सिंह का मुकदमा। इन तीनों पुस्तकों में सागरमल गोपा के द्वारा अंग्रेज प्रशासन की भर्त्सना की गई। जो यहाँ का जो शासक था, जो अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था और अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली के रूप में गांव वालों का दमन कर रहा था, इन सब पुस्तकों के माध्यम से सागरमल गोपा ने अंग्रेजों का और जो जैसलमेर राज्य की जो सरकार थी, यहाँ का जो शासक था, उसका विरोध किया। सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही इसकी हत्या कर दी गई, यानी कि जेल में इसकी हत्या कर दी गई। बाद में जय नारायण व्यास के कहने पर, जय नारायण व्यास के कहने पर एक समिति गठित की गई इस मामले की जांच के लिए, और उस समिति का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक समिति। गोपाल स्वरूप पाठक समिति। और उस गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने फिर बाद में ये अपना ये रिजल्ट दिया, अपनी ये रिपोर्ट पेश की कि साहब इन्होंने जेल के अंदर अपने ऊपर तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ है। तो सागरमल गोपा का सरोकार किस प्रजामंडल से है? जैसलमेर प्रजामंडल से है। क्वेश्चन आ जाए कि साहब आजादी के दीवाने पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आजादी के दीवाने किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा के द्वारा। जैसलमेर में गुंडाराज किसके द्वारा लिखी गई? तो सागरमल गोपा के द्वारा। और रघुवीर सिंह का मुकदमा किसके द्वारा लिखा गया? तो यह भी आंसर होगा आपका जैसलमेर प्रजामंडल। अब लास्ट एक प्रजामंडल छोटा सा बचा हुआ है जिसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसका नाम है झालावाड़ प्रजामंडल। और झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि साहब झालावाड़ प्रजामंडल 1946 के अंदर बना, जो राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजामंडल था, यानी कि सारे प्रजामंडल इससे पहले बने। इस प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर था हमारा मांगीलाल भव्य के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। मांगीलाल भव्य। इस प्रजामंडल की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जहां के शासक का क्या नाम था? यहाँ के शासक का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने प्रजामंडल का समर्थन किया, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे इन सब लोगों का समर्थन किसके द्वारा किया गया? हरिश्चंद्र के द्वारा। बात को समझो, प्रजामंडल क्यों स्थापित किया जा रहा है किसी भी रियासत में? क्योंकि उनको उत्तरदायी शासन मिलेगा, उनको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, और जब उनको उत्तरदायी अधिकार मिल जाएगा, उत्तरदायी शासन मिल जाएगी, राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे, तो जो निरंकुशता है या जो हिटलर शाही है, जो डायर शाही है अंग्रेजों की, वो समाप्त हो जाएगी।
और वहां का जो राजा है, क्योंकि बाद में देश को आजाद होना है, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो राजा आ जाएंगे, राजा रहेंगे, और राजा जब बाद में जब देश आजाद हो जाएगा तो देश का संविधान बनेगा और संविधान के हिसाब से कानून बनेगा। तो राजाओं के सारे अधिकार इस प्रजामंडलों की सफलता के पीछे खत्म होने वाले थे। इसीलिए किसी भी रियासत का कोई राजा यह नहीं चाहता था कि उसके यहां प्रजामंडल का निर्माण हो या उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। इसीलिए हर रियासत के राजाओं ने प्रजामंडल आंदोलनों का विरोध किया। कई जगह प्रजामंडल आंदोलनों के ऊपर गोलीबारी की गई, कई जगह कई सारे शहीद इन प्रजामंडलों के दौरान हुए। लेकिन ये एकमात्र शासक था झालावाड़ का राजा हरिश्चंद्र, जिसके द्वारा प्रजामंडल का समर्थन किया गया और यह खुद चाहता था कि यहां पे प्रजामंडल बने और देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो। तो इस तरीके से राजस्थान के जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल थे उन प्रजामंडलों के बारे में हमने देखा। प्रजामंडल क्या थे, कैसे किस पृष्ठभूमि में इनका निर्माण हुआ और किन किन प्रजामंडल के दौरान किस किस प्रकार की परिस्थितियां राजस्थान के अंदर रही, क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए, उनके बारे में इस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर हमने देखा। अब राजस्थान के इतिहास का सबसे अंतिम जो चैप्टर बचा हुआ है वो अगले वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और चैप्टर होगा राजस्थान का एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजपूताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।